वेलकम बैक नाजरीन। जैसे हम पार्ट वन में बैनुल-अक़वामी सतह के तमाम मामलों को डिस्कस कर रहे थे, तो खालिद साहब, अब ज़रा चीची साहब इस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर आप रूल बेस की जो बात कर रहे हैं, आप अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कौन से ऐसे प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जो रूल बेस के ख्वाह हैं? बहुत कम मुल्क है। देखिए, रूल बेस तो अब रूल अपने अपने होते जा रहे हैं। रूल सबका आप देखें, रूस का अपना रूल है, यूक्रेन पर उसने काम नहीं कब्जा करना है। चीन एक स्टैंड लोन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। इंडिया के रूल्स आपने देख लिए हैं कि मई 2025 में उन्होंने समझा कि हमने पाकिस्तान को पनिश करना है। तो आई थिंक स्ट्रेंथ एक आंसर बनती जा रही है कि अगर आपकी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट अगर आप हैं, एक तो हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ है ना। एक है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रेंथ चल रही है, जिसकी आपने खुद बात की कि अभी अब जो रिसेंटली वेनेजुएला वाला सिनेरियो बना, तो वो आपकी जो एग्जांपल दे रहे हैं स्ट्रेंथ बेस वाली वो एग्जांपल है, ठीक है। रूल बेस से मुराद ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम चाइना और रशिया तो सबके सामने है ना कि वो चाहते हैं कि रूल बेस की फॉरेन अपोजिट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती में है। इंडिया अभी वो मामलात नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, सऊदी अरबिया की बात करें, ईरान की बात करें, ईरान भी मैं कहूँगा रूल बेस में है। बहुत सारे ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे। मेरा ख्याल इसको बंद करा दें, आएगा आपका शोर आ रहा है। हाँ, तो माइक उसके बंद कर लें। डीडी भाई, ये हमें स्पीकर बंद कर दें, हमारे वाला स्पीकर बंद कर दें। डीडी भाई सुन पा रहे हैं हम? अब ठीक जी, हाँ जी, वो हमारा स्पीकर चल रहा था। ओके, दोबारा करना चाहिए। हाँ, मैं सवाल दोबारा कर लेता हूँ। मैं सिर्फ सवाल ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि आप जैसे आपने रूल बेस वाली एग्जांपल दी, अब रशिया की बात करूँ, मैं चीन की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, वो तो स्क्रीन पे सामने ही है कि वो चाहता है कि स्ट्रेंथ बेस वो खासतौर पे यूएसए वाली स्ट्रेंथ बेस ना हो। बहुत सारे कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो चाहते हैं, उनसे हो नहीं पा रहा। देखिए, हर वो मुल्क जो निस्बतन कमजोर होगा या डेवलपिंग होगा, वो तो रूल्स को चाहेंगे कि हमें आप ना इन्वेड करें, हमारे रिसोर्सेज पे ना नजर रखें, हमारी लीडरशिप को बेडरूम से ना उठाकर ले जाएं रातों रात, वो तो चाहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका क्योंकि पेस सेटर है, लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, वो एक नॉर्म सेट करता है। तो अगर गलत नॉर्म सेट कर देगा वो अपनी ताकत पर बेस करके, एक तो मिसकैलकुलेट करेगा और फिर दूसरे मुल्कों को इनकरेज करेगा कि वो भी यही करे। अब जैसे ताइवान है, चाइना क्लेम करता है वो हमारा मुल्क है, हमारा हिस्सा है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। कल को यही हरकत जो अमेरिका ने की है वेनेजुएला के लिए, वो चाइना करे ताइवान के खिलाफ, तो जायज होगी। इसका मतलब है क्योंकि हमने एक न्यू नॉर्म बना दिया, जिसके पास ताकत है उसका लीडर उठा के ले जाएं, आप फुट ऑन ग्राउंड करें ना करें, एयर पावर भेजें, जहाज भेजें। ईरान के साथ क्या हुआ था जून 2025 में, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर। इराक के साथ क्या हुआ था सद्दाम हुसैन, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम आए हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं मिले। तो ये अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को ही पेस वापस ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो डिफिकल्ट हो जाएगा छोटे मुल्कों का, डेवलपिंग मुल्कों का सरवाइव करना। फिर ये होगा कि रीजनल अलायंसेस बनेंगे, डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे 2, 3, 4 मुल्कों के, वो एक ग्रुपिंग करेंगे, दुनिया और ज्यादा पोलराइज हो जाएगी, पहले ही है। अच्छा, ये अवामी सवाल है, मैं कहूँगा बहुत सारे दोस्तों से सवाल ये सुनने को मिला है ना, जिस तरीके से वेनेजुएला वाले सिनेरियो बना, उसके बाद क्या पाकिस्तान का भी तो हम देखें पलड़ा भारी है। अपोजिट अगर इंडिया की बात करें, क्या हम कश्मीर को रेस्क्यू कर सकते हैं उस तरीके से, कोई ऐसा बना के सिनेरियो? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। मैं एक और बड़ा सवाल थोड़ा सा चुभता हुआ करता हूँ अक्सर मीडिया पर। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 60 दफा बात कर ली या 62 दफा बात कर ली कि फाइटर जहाज मारे गए, ठीक। आखिर में उन्होंने कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एक बात जी, कितनी दफा उन्होंने कॉज को इफेक्ट एड्रेस किया है? कॉज कश्मीरी है, सही बात है। थैंक यू। कितनी दफा उन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट की बात की, बॉम्बिंग रुकवाने की बात करें। देखिए उमर, 2 चीजें होती हैं, एक होती है कॉज, एक होता है इफेक्ट। बिल्कुल, मोस्टली दुनिया बात कर रही है इफेक्ट्स की। मई में हमने ये किया अल्हम्दुलिल्लाह किया। टेररिज्म हो रहा है फलां मुल्क में, हाँ जी करते हैं। फलस्तीन के 70,000 लोग शहीद हो गए, 450 एग्रीमेंट के बाद शहीद हो गए, हाँ जी। एम्बुलेंस जाएगी कि नहीं जाएगी, खुराक जाएगी कि नहीं जाएगी, एयर ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, हमास को यूं करना है कि यूं करना है। ये सब इफेक्ट्स हैं। कॉज क्या है? कॉज है कि पैलेस्टीनियन के साथ वादा किया गया था 1948 में, ब्रिटिश ने किया था जब ये वहां से निकल रहे थे सारी कॉलोनीज अपने वाइंड अप करके। उस वक्त ज्यूज की परसेंटेज पॉपुलेशन की सिर्फ 15% थी वहां इसी एरिया में, बाकी फलस्तीनी थे। जब ये इन्होंने कहा कि हम एक आपको फलस्तीन स्टेट देंगे, तो जो भी प्लानर थे ग्लोबल उस जमाने के 1948 में 78 साल पहले, उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे एक ज्यू स्टेट भी होनी चाहिए।
तो उन्होंने पूरी दुनिया से जूस को लाया, वहां एस्टेब्लिश किया, उनके लिए सेटअप किया, उनके लिए पॉपुलेशन बढ़ाते गए जब तक वो 35-40% पहुंची। तो फिर उन्होंने कहा अब 2 स्टेट होंगी, यहाँ पे एक पैलेस्टीनियन स्टेट, एक जू स्टेट होगी। ठीक है, ऑलराइट, हो गई। ठीक है। लेकिन वो वादा जो 60-70% पॉपुलेशन का था 48 साल पहले करने वाला, वो आज तक नहीं ऑनर हुआ। अब उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है कर करके वादा। चलें आज फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जी। फलस्तीन के जो लीडर थे यासिर अराफात, उन्होंने 60s में बनाई थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO जी। उनको मुज़ाकरात की, वो आर्म्ड मूवमेंट थी, एक वेपन्स के साथ थी जी। उनको अमेरिका ने, इजराइल ने टेबल पर लाए जी 1992 में, और 3 साल नेगोशिएशन की कि आप अगर ये आर्म स्ट्रगल छोड़ दें तो हम आपको एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने करवाया 1995। पूरे 31-32 साल हो गए। ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है आखिर कि दिस एग्रीमेंट विल लीड टू 2 स्टेट सोल्यूशन। 32 साल में कोई हुआ 2 स्टेट सोल्यूशन? नहीं हुआ। अभी जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा जी, जो रिसेंटली सीज फायर हुआ है जी जी, नेतन्याहू जो ही तल अवीव पहुंचे जी, नेट पर मौजूद है उनकी तकरीर हिब्रू में अपनी लैंग्वेज में उन्होंने की, और उन्होंने जाके कहा कि मैंने सीज फायर पे एग्री किया, मैंने 2 स्टेट पे तो नहीं एग्री किया। तो 20 नुकाती में वो 2 स्टेट नहीं है, पीस है। पीस तो आपका और मेरा अपना अपना हो सकता है ना। इजराइल तो हो सकता है जो अब 450 शहीद हुए उनको भी पीस ये बनता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज इसमें हैं वो तो सारी चाहती हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अमेरिका इजराइल नहीं मानेगा। हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है। वो कहता है मैंने 2 स्टेट की बात नहीं की, मैंने कहा कि इस एरिया को स्टेबलाइज होना चाहिए, इस पे गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए। स्टेट का एक लफ्ज जरूरी है। अभी जो पीस बोर्ड हुआ है, मैं तो तब खुश होऊंगा, मैं चाहूंगा पूरी 200, बहुत अच्छा हमें इनवाइट किया गया, हम शामिल हो गए। मैं नहीं चाहूंगा कि बमबारी जारी रहे। ठीक है। लेकिन मेरा सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी से है कि 70-75 हजार लोग शहीद हुए सिर्फ सीज फायर के लिए। कि आप सीज फायर कर दें हम 75 शहीद हो जाते हैं, ये अनफेयर नहीं होगा? उनको और उनके खानदानों का हमारे पे कर्ज नहीं है। तो सर ये बताए ना सर, KSA, UAE, पाकिस्तान, ये तो अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं ना सर मुस्लिम कंट्रीज की में बात करें तो। ये तो फिर फेज 1 में भी और फेज 2 में जो अभी बोर्ड ऑफ पीस है उसमें तो फॉर्मली उसको एक्सेप्ट किया गया ना सर। तो जो आप बात करें बात तो वो रीजनेबल है, वैलिड है, लेकिन फिर इस पे एम्फेसाइज हमारी मुस्लिम कंट्रीज ने क्यों नहीं किया? देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वॉकआउट अच्छी ऑप्शन थी, ठीक है, कि आप शामिल ना हो जी प्लीज, मैं तो नहीं कह रही जी, बहुत अच्छा किया ये ऑनर है जी, हमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने याद किया, हम गए जी, ये ऑनर है जी, ये सेट असाइड, 1 डन, ठीक है, 200 मुल्क शामिल हो जाए, ठीक है। लेकिन देखें आप एग्री करेंगे कि टेक होम फलस्तीनियों के लिए क्या होगा? बमबारी बंद कराना नहीं होगा। यही तो सवाल सर हमारे जो भी मुस्लिम अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बनता है ना सर। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि बमबारी बंद कराना वाज 1, लेकिन वो इफेक्ट को हमने रोका है, कॉज को एड्रेस नहीं किया। वही मोहम्मद बिन सलमान जो ट्रम्प के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जब एक सहाफी ने सवाल किया तो उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी पैलेस्टाइन वाली जो आप कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे ये कह रहे हैं अभी बोर्ड ऑफ पीस का वो भी हिस्सा बन गया। नहीं, हिस्सा बनने को तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो आपकी बात बिल्कुल, लेकिन 1967 में पाकिस्तान का आज भी ऑफिशियल स्टैंड हमारा, हमारे मुल्क है, बहुत जबरदस्त है। वो ये है कि 1967 में जो फलस्तीनियों से वादा किया गया था वो 2 स्टेट थे उनको, बिल्कुल। मैं उसे वही कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं वो दोबारा याद करा रहा हूँ, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि हमें ऑनर देना चाहिए, इनवाइट आया, हम उसको एक्सेप्ट भी किया, क्या फर्दर 20 नुकाती मुआहदा है या बोर्ड ऑफ पीस जो बन गया, क्या पैलेस्टीनियंस का मुकम्मल परमानेंट सोल्यूशन है फिर? नहीं, जितने मुल्क शामिल हुए हैं उनको आवाज रेज करनी चाहिए, नॉट फॉर इफेक्ट, फॉर कॉज। मैं ये कह रहा हूँ कॉज है फलस्तीन स्टेट, पीस होना, बमबारी रुक जाना, राशन पहुंच जाना, बच्चों का दूध मिल जाना, बहुत अच्छी बात है, उस पर तो नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अब लास्टिंग लॉन्ग टर्म एक ही हल होगा इसका कि वो वादा पूरा करें। सर वैसे किसी भी कॉज को खत्म करने के लिए क्या पहले इफेक्ट को नहीं खत्म करना होगा? मीनिंग बाय अगर जिस तरीके से किया जा रहा है उनका ये कि फर्दर जेनोसाइड ना हो, जेनोसाइड रोक के फिर ट्रम्प साहब कह रहे हैं हमने हमास को भी डिसआर्म करना है, देन फिर क्या नाम है कॉज की तरफ जाया जाएगा। ये ऐसे पॉसिबिलिटी है, सीक्वेंस कोई भी हो, ठीक है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बमबारी रोक दी, शहीद होना लोग बनकर हो गए, उन्होंने, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो सिर्फ याद करा रहा हूँ कि नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट अल्टीमेट हमारा गोल उसके लिए स्टेट होना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये सीज फायर को तो नहीं कह रहा कि सीज फायर क्यों हो गया। ठीक है,
अच्छा सर, सीज फायर के बाद ये भी सवाल जन्म लिया है कि वेस्ट बैंक की इसमें कोई बात नहीं है, इस हवाले से भी जरा बताएं। देखिए, बड़ी दिलचस्प सवाल किया आपने हाँ। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पूरी दुनिया आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक परसेप्शन बिल्ड करती है, नैरेटिव आपके लिए। ठीक है। अब आप देखिए, थ्रू आउट जितने एग्रीमेंट हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, गाजा की हो रही है। उन्होंने आपको फलस्तीन भुला दिया लफ्ज, वेस्ट बैंक भुला दिया। बिल्कुल। ये होता है नैरेटिव बिल्ड करना। अब थ्रू आउट जब टीवी शाम को लगाएं, बिल्कुल पूरा यूरोप मीडिया, अमेरिकन मीडिया गाजा गाजा इशू बातें करता है। गाजा स्टैंड अलोन है जी। और जहां गाजा आता है साथ ही हमास कर देते हैं। वो ये शो करते हैं कि जैसे ये इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल, कि वो उसको हटेगा तो गाजा थी। बिल्कुल। हाँ, मैं उस वक्त से आपसे यही बातें कर रहा हूँ कि ये फलस्तीन इशू है असल में। बिल्कुल। जो फलस्तीनी, चाहे वो गाजा में रहते हैं चाहे वेस्ट बैंक में रहते हैं, आप हैरान होंगे कि इजराइल के अंदर भी फलस्तीनी रहते हैं। जो इजरायली नेशनल है वो भी मुसलमान है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनको होमलैंड की ऑप्शन हमें देनी चाहिए लॉन्ग टर्म। मैं किसी एफर्ट के खिलाफ नहीं बात कर रहा कि ये क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं ये याद करा रहा हूं कि बहुत अच्छा इकट्ठे हुए हैं। वहां बैठ के अंदर आवाज उठानी चाहिए सब मुसलमान मुल्कों को कि जो 1967 जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है और बहुत सारे मुल्क दुनिया के एग्री करते हैं। अभी तो 144 मुल्कों ने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था यूनाइटेड नेशन में। ऑल्दो उसकी सिग्निफिकेंस इस तरह कोई नहीं है कि अमेरिका वीटो कर सकता है। नेट तो उसी वक्त होगा जब इजराइल और अमेरिका कंसेंसस देंगे कि इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें वो मुझे बता देना सर कि वेस्ट बैंक का ये तो उनकी ठीक है एक नैरेटिव बिल्डिंग है कि उन्होंने हमें भुला दिया, फलस्तीन गाजा की बात होती है। वेस्ट बैंक पे किसी ने बात की फिर? मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे, क्यों उसका पार्ट कि वेस्ट बैंक को एज्यूम कर लिया गया है कि 1967 और 73 अरब इजराइल वॉर के अंदर जो इजराइल ने कब्जा कर लिया, उसने इजराइलियों को ला के वहां आबाद कर दिया, आबाद कर दिया, वो वेस्ट बैंक हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर करते करते न्यू नॉर्मल बना दिया उसको इजराइल ने अपने लिए, कि अगर जो हमने कब्जा कर लिया वो ऑलमोस्ट हमारा ही है, उस पर डिस्कशन नहीं है। इसीलिए वो गाजा की डिस्कशन करते हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो 20 तो ये फिर सर मसला तो कोई सॉल्व नहीं हो सकता। ये तो 20 नुकाती का 40 नुकाती आ जाए, कोई मसला नहीं। ये तो 4 बाय 20 किलोमीटर की छोटी सी पट्टी है जिसकी हम बातें कर रहे हैं, उसको वो ब्लॉक कर लेते हैं जब मर्जी। फोर्सेस को ऑलमोस्ट यहां तक ले आए हुए हैं। तो पैलेस्टाइन है कहाँ? क्योंकि आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट, इसलिए मैंने कहा दिलचस्प सवाल है कि गाजा का हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो तो कोई डिस्कशन में नहीं आ रहा कहीं, क्योंकि वो तो हम तो पुराना कब्जा कर चुके हैं। मेरा बहुत बाना सवाल है, जहां मैं और आप और मैं खुद तिफले मकतब हूँ, तो जहां हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये गुफ्तगू हमारे ऐवानों में या हमारे मुस्लिम लीडरान के ऐवानों में नहीं होती? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जो पीस का बना है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है एक डिलीवरी दुनिया के लोगों को और खासतौर पर फलस्तीन के लोगों को इंसाफ की ये होगी कि इजराइल को उस पर कन्विंस किया जाए जो उसूली तौर पर बनता है। आई थिंक ये मैं तो समझता हूँ, मैं तो आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ट्रम्प कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट, और वो फिर ये जो बोर्ड ऑफ पीस फाइनल वर्डिक्ट पे ही चलेगा, लगता तो यही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जहां हमने फेज 1 में भी इसका साथ दिया, इस अमन मुआहिदे का, फेज 2 में भी हम साथ हैं बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, फेज 3 क्या है फिर? क्या मुस्लिम कंट्रीज वो अब्राहम अकॉर्ड वाले पार्ट बन जाएंगे फिर? अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितना प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रम्प डालेंगे, क्योंकि अभी तक उनका एक बयान नहीं है। जिस दिन उन्होंने इस तरह फोकस किया उस दिन हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो क्या तक। जहां अगर हम आईएसएफ की बात करें सर, आईएसएफ वहां चली जाती है, उसके बाद हम ये दूसरा फेज भी मुकम्मल हो जाता है, तो जहां हम अगर जो उनकी सोमाली लैंड वाला उनका जो सोच है, या वहां पे जाके रिकंस्ट्रक्शन $1 बिलियन की मैं बात करूं कि पहले 3 साल टेम्परेरी सब्सक्रिप्शन और फिर $1 बिलियन देना है, तो उसके बाद अगर वहां पे अमन एक सिंबॉलिकली अमन लगा दिया जाता है वहां पर, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में लास्ट मुतालबा यही है कि आपने सारे फेज मुकम्मल कर लिए, देन आओ एक्सेप्ट करो इजराइल को। मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरब भी कह रहा है और पाकिस्तान का भी ये स्टैंड है कि जब तक फलस्तीन स्टेट नहीं बनती हमें नहीं कबूल करना चाहिए। तो गाजा भी सिर्फ फलस्तीन स्टेट बना देंगे? नहीं, वो तो फिर डिबेट की जा सकती है ना। आप और मैं तो इस चैनल पे बैठ के फैसला नहीं करते कि कौन सी है। हमसे बड़े पढ़े लिखे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो ये फैसला करेंगे कि ये कैसे रोड मैप होना चाहिए। लेकिन ये तो आप जितने मुल्कों ने इजराइल को तस्लीम किया जी, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जॉर्डन है, यूएई है, तुर्की है जी, उन सबके साथ उनका यही था कि हम हेल्प करेंगे पैलेस्टीनियन के लिए बनाने के लिए। जब हो जाती है तो फिर खत्म हो जाता है। रिकग्नाइज करके तो आप यू टर्न मुश्किल ही लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने बात की थी थोड़ी देर पहले सेगमेंट की कि यूनाइटेड नेशन का सेगमेंट, या हम बात करें ईयू की बात करें, या आपने वो नेटो की बात की कि वो अब वल्नरेबल हो गए हैं, मीनिंग बाय
तो अब ये सेगमेंट जो बोर्ड ऑफ पीस का है, बहुत सारे क्रिटिक्स इसमें ये कह रहे हैं कि इनको यूनाइटेड नेशंस के मुतबादिल लाया जा रहा है। क्या इसमें आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हुक्म तो वही होगा जो चलेगा। यूनाइटेड नेशंस का तो पिछले सालों में हुक्म हमने देख लिया, चलता ही नहीं है। वो पीस कहते रहते हैं। जितनी किलिंग हुई 2-2.5 साल जो फलस्तीनियों की जो शातें हुई, तो वो तो बड़े रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस के, तो किसी ने सुना नहीं, सीज फायर नहीं हुआ। ईरान पे कंडेम किया कि नहीं जी बहुत बुरी बात है, वेनेजुएला पे कंडेम किया, तो वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रह गई है। देखिए, दुनिया में आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद बनानी है जी। मई का 2025 का वाकया हुआ, 6 और 7 तारीख को हिंदुस्तान के जहाज आए जी, हमारे अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर बमबारी की। हम भी कर सकते थे अगर आपकी स्ट्रेंथ न होती, खुदा न खास्ता। हम भी अगले दिन यूनाइटेड नेशंस का इजलास बुलाते और हम ओआईसी का इजलास बुलाते और जबरदस्त एक करारदाद पेश करते। करारदादों से आप नहीं सरवाट ठीक रहती। बिल्कुल, आपने रात को जवाब दिया। नहीं, मैं इसमें ये समझना ये चाह रहा हूँ और अवाम भी ये समझना चाह रही है कि अब डिफरेंट माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, इसके पीछे ट्रम्प की ये साजिश है कि कह तो ये रहा है कि हम रेस्क्यू करना चाह रहे हैं पैलेस्टीनियंस को और वहाँ पे सीज फायर जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मरहला मुकम्मल कराना चाह रहे हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि इसको फ्यूचर वो इस तरीके से एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिटी में अपना एक ब्लॉक बना लेंगे। देखिए, बाय द वे, ये जो उन्होंने खुद एग्जीक्यूटिव हेड बने हैं ना इसके पीस बोर्ड की, उसकी भी ड्यूरेशन भी नहीं लिखी हुई बाय द वे। वही तो बात है, मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा, उन्होंने बाय नेम अपना लिखवाया और उसके अंदर प्रेसिडेंट हो या ना हो, इसमें पहली बात तो ये जरा ज़हन में रखिएगा। तो वो अब अनफोल्ड कैसे करते हैं वो तो आने पे डिपेंड करेगा, लेकिन जिस तरह दुनिया जाहिर है आपने देखा कंफर्म कर रही है उनके आइडियाज को ओवरऑल ग्लोबली, क्योंकि वो फोर्स से मनवा लेते हैं, किसी ना किसी का स्टेक होता है, तो मुझे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेट, मैं उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा उस आइडिया को, अनफॉर्चुनेटली होना वही है कि लॉन्ग टर्म में शायद उनकी ख्वाहिशात को बहुत सारे दुनिया के मुल्क जो एग्जीक्यूट करने पे या अमल दरामद पे शायद हिचकिचाहट थोड़ी बहुत महसूस करें, लेकिन एंड ऑफ द डे शायद करें, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पर इतनी है। अच्छा सर, हम वर्ल्ड कंट्रीज की हायरार्की की बात करें, अगर हम बात करें कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है इस टाइम अपोजिशन में डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप रूस और चाइना को कहाँ देखते हैं और इनके क्या अपकमिंग जो है वो उनकी मैनिफेस्टो है? देखिए, मैं जब नौजवान अफसर था एयरफोर्स में, उस वक्त तो कोल्ड वॉर चल रही थी, सोवियत यूनियन हमारे बॉर्डर पर बैठा था अफगानिस्तान में। उस वक्त सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस ये दोनों मुल्क आपस में थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। एक अमेरिका मूव करता था, सोवियत यूनियन काउंटर कर देता था, सोवियत यूनियन करता था, अमेरिका काउंटर कर देता था। तो एक नेचुरल, जिसको कहते हैं ना गिफ्टेड, इस दुनिया को एक चेक एंड बैलेंस था। ठीक है, अमेरिका को भी सोचना पड़ता था कि सोवियत यूनियन काउंटर कर देगा इस तरीके से। ठीक है, अब वो खत्म हो चुका। रूस एम्ब्रॉयल हुआ है खुद ही यूक्रेन में। ठीक है, चाइना इंटेंशनली फोकस नहीं करना चाहता कॉन्फ्लिक्ट्स पे, वो अपनी तरक्की पर फोकस करना चाहता है। वो कहता है मैं इकोनॉमिक ग्लोबल पावर बनूंगा, अगर मेरे पास इकोनॉमी मेरे हाथ में होगी दुनिया की, तो मैं कुछ भी बाद में कर लूंगा। ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कह लेंगे जो भी कह रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, इंडिया को देखें कितना रेलेवेंट है। तो जो मेजर प्लेयर हैं दुनिया के इस वक्त तमाम के तमाम, वो अमेरिका के साथ कंफर्म करते जा रहे हैं, या उनकी इनएबिलिटी है या उनकी प्रायोरिटाइजेशन नहीं आ रहा है इसमें। तो आई थिंक ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है कि जो अमेरिका चाह रहा है वही हो रहा है, जो दुनिया चाहती है उसको वो वीटो कर देते जाके। यूनाइटेड नेशन में देखा आपने कितनी करारदादें वीटो हुई हैं। ये बमबारी रोकने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी थी। ये तो नहीं था कि रूस भी चाहता था बंद हो जाए, चाइना भी चाहता था फलस्तीन में बमबारी बंद हो जाए गाजा पर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम इस्लामी मुल्क, लेकिन हुई बमबारी बंद। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, यूक्रेन की वॉर की आपने बात की, जहां हम पाकिस्तान इंडिया की वॉर की भी बात करेंगे, तो सीज फायर कराने में जो नज़र आया है प्राइमा फेशी, उसमें ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का रोल है यूएसए का। यूक्रेन अपना वहां पे रोल ऐसा क्यों नहीं अदा कर सका, क्यों नाकाम हुआ? वैसे क्या ऐसी आप वजह समझते हैं? यूक्रेन रूस ने काम क्यों? यूक्रेन और रूस की वार में यूएसए ट्रंप जो कराना चाह रहा है, देखिए रूस के अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, क्योंकि यूक्रेन को बड़ी मदद की नेटो ने शुरू में, F-16 जहाज तक दे दिए, अमेरिका ने फुल बैकिंग की, तो उनको उन्होंने सस्टेन कर लिया। मैं समझता था अगर वो ना देते तो सस्टेन ना कर पाता, अगर वो सस्टेन ना कर पाता तो रूस के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो जाते, तो शायद सीज फायर हो जाता। अगेंस्ट ऑब्वियसली यूक्रेनियन होता, मैं ये नहीं कह रहा फेवरेबल ना होता उनके लिए सीज फायर, लेकिन हुआ ये कि जब नेटो ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स दिए, फाइटर जहाज दिए, तो इनको स्ट्रेंथ इतनी मिली कि ये जैसी भी है कुछ रेजिस्टेंस कर सके ये रूस के खिलाफ। अब रूस के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा मुल्क है, तो जब उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो उसके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है सीज फायर करना।
तो हाफ वे डाउन करता है तो उसकी फेस सेविंग नहीं होती। तो अब नेटो ने भी रियलाइज कर लिया कि उनमें शायद एग्जॉस्ट कर गए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट देखा ना, आप चाह रहे थे यूनेस्की को वो फेस सेविंग देना चाहते थे कि किसी तरह यस कर दो। अब वो उसका सर्वाइवल है कि मैं पावर में नहीं रहूंगा अगर मैं स्टेज पे सीज फायर कर देता हूँ। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है बिल्कुल वो नहीं रहेगा। तो इस वक्त जिसको कहते हैं ना पावर का है और पब्लिक इमेज का है, और आपने खुद ही दोनों मुल्कों ने इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप कर लिया हुआ है। पब्लिक इमेज को बिल्कुल रेलेवेंस देना चाहता है अपने लोगों को। तो उसने देखा ना इस वक्त अगर वो सीज फायर करता है ज़ेलेंस्की, लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज किया और ये हार गया। बिल्कुल सीज फायर का ये बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड उन्होंने देखा है और देख भी रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान इंडिया की वॉर के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी हमें भी मिली, राफेल तैयारों के हवाले से जिस तरीके से पजीराई मिली, उसके बाद अपकमिंग पाकिस्तान की राइट नाउ सिचुएशन ऑन अ वॉर ग्राउंड बात करें तो कहाँ है इस टाइम, और अपकमिंग इंडिया की क्या तैयारी है, जिस तरीके से एक बैनुल अक़वामी सतह पर भी और डोमेस्टिक वहाँ पे पॉलिटिक्स इसी वजह से ही की जा रही है मोदी की जानिब से कि हम बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर का खात्मा करेंगे, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए उमर, ये होता ये है कि किसी भी मुल्क में जब जंग लड़नी होती है तो दो तीन चीजें होती हैं जी। एक होती है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि फाइटर जहाज कितने हैं, टैंक्स कितने हैं, गन्स कितनी है, शिप्स कितने हैं, सबमरीन्स कितनी है, ये होती है फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है। दूसरी होती है कि आपका उनके ऊपर मास्टरी कितनी है, ठीक है, यानी आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपने उसको एंगेज कितना किया, कनेक्ट कितना किया हुआ। एक दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपका हौसला कितना है, यानी कि आपकी हिम्मत रखते हैं दुश्मन को मारने की। कतर का पर जब हमला हुआ था जी, कैपेबिलिटी वाइज तो कतर का कोई इशू नहीं है, काबिलियत का तो मसला कोई नहीं है। पाकिस्तान पर जब हमला हुआ तो हमारी काबिलियत हिंदुस्तान से कहीं कम है। डिफेंस बजट हमारा 9 गुना कम है, पॉपुलेशन हमारी 6 गुना कम है, फाइटर जहाज हमारे 3 गुना कम है। कहाँ प्लग किया हमने उस गैप को? दो चीजों से, एक बहादुरी से और एक हौसले से। ये दो चीजें होती हैं। तो इंडिया का अगर अभी मैं मुवाजना करूं, और मैं हर चैनल पर पिछले 7-8 महीनों से कह रहा हूं टॉक शोज में कि इंडियन एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स है। उसको स्कूल टीम ना समझा जाए कि बाबर आजम को किसी स्कूल टीम ने खिला दिया गया, ऐसा नहीं था। बिल्कुल वो हम अपनी एयरफोर्स को फिर अंडरमाइन करते हैं अगर हम गलत बयानी करते हैं। सर मीडिया हाइप के लिए वो डरपोक हैं, अनट्रेंड हैं, फलाना, ऐसा नहीं है। बड़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। फाइटर जहाज राफेल है, मैं एज अ फाइटर पायलट कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त जहाज है, वन ऑफ द लीडिंग दुनिया में जहाजों में, मीनिंग बाय बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है वो है। और मैं पाकिस्तान में से बाहर भी गया, जून में गया था पिछले साल, जुलाई में, तो अमेरिका में और कनाडा में मैंने कुछ टॉक्स देने थे, इंटरव्यूज थे, कुछ लेक्चर्स देने थे। तो वहाँ इंडियन ने मेरे से पूछा, एक जर्नलिस्ट थे, सिख थे, इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन, उन्होंने मुझे यही कहा था, पंजाबी में था वो, तो उन्होंने कहा कि आप समझते हमारी एयरफोर्स इतनी कमजोर है। तो मैंने कहा आपको किसने कहा है? ये तो आपके अपने क्रिटिसिक कहते हैं, तो मैं तो एयरफोर्स को आप स्ट्रांग, हमने आपको आउटबीट किया है क्योंकि आपसे गलतियां करवाई। वो गलतियां जब तक आप मानेंगे नहीं, आप ठीक नहीं करेंगे। तो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपका स्टेटस वही रहेगा। अभी आपके सवाल पे फोकस करते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स का ज्यादा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। उन्होंने तो 40-45 जहाज ग्राउंड कर दिया MiG-21। जून से लेके अब तक उनकी एयरफोर्स 45 जहाज माइनस हो गई है। ऐड तो वो ही नहीं अभी तक कोई। अच्छा, ऐड होता भी है तो कई दफा हम बात कर चुके हैं कि मशीन नहीं होती। और मैं बड़ी क्रूड मिसाल हर चैनल पे देता हूँ, और आपके व्यूअर से माजरत अगर मैं दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ। देखिए ये माइक लगा हुआ है, ये लाइटें लगी हुई हैं, ये कैमरे चल रहे हैं, मुझे नहीं आते चलाने ये, और अगर ये मुझे दे दें तो ये हमारी आवाज, मेरी और आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। ये होती है इंटीग्रेशन। चीजें खरीद लेना नहीं होता, या मुझे गिफ्ट इस्तेमाल करने का हुनर, मुझे गिफ्ट देते हैं बिल्कुल, तो मेरी तस्वीर, वीडियो, ऑडियो उस तरह नहीं पहुंचेगी लोगों तक, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, आपकी टीम प्रोफेशनल है, आपने स्किल किया हुआ है, आपने मास्टर किया हुआ है, तब आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो फाइटर जहाज भी यही है। बिल्कुल, फाइटर जहाज स्टैंड लोन तो कोई, राफेल ले लेना कोई बहादुरी, राफेल बहुत जबरदस्त जहाज है, राफेल को चलाना और बहादुरी से चलाना बहुत बड़ी, और इंटीग्रेट करके। इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला था, और मुझे लगता है अभी भी है, क्योंकि वो 6 महीने में होने वाला नहीं है मसला। मैं तो मुफ्त एडवाइस देता हूँ। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि फाइटर जहाज उनका बहुत जबरदस्त है। ठीक है, MiG-29, Su-30, मिराज 2000, राफेल, इजरायली रेडार्स लगे हुए हैं, उनके जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, इंजन और बॉडी उनकी रशिया की है, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन थी। जहां मसला आया है वो इनका ये इंटीग्रेशन नहीं थी। ये स्टैंड लोन बहुत अच्छा माइक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये मिसालें दी। बिल्कुल,
उनके फाइटर जहाज, ट्रांसपोर्ट, जैमर्स बहुत जबरदस्त थे। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, स्टैंड अलोन हर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, आपस में टीम कैसे थी। मैं आपके चले व्यूअर्स को और आसान कर देता हूँ। फुटबॉल मैच जी सब देखते हैं, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट ही है। 11 खिलाड़ी क्या करते हैं, 11 के 11 खिलाड़ियों को पता होता है गोल कैसे करना है। तमाम के तमाम खिलाड़ी गोल करने में लगे होते हैं। अगर सारे खिलाड़ी अच्छे हों लेकिन पासिंग एक दूसरे को अच्छी ना दे, एक दूसरे की टाइमिंग ना करे, अपने आप को प्लेस ना करे, तो गोल नहीं होगा। क्योंकि वैसे मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ अकेला, लेकिन जब टीम अच्छा खेलती है तब गोल होता है। स्टैंड लोन आप सुपरस्टार होंगे, लेकिन अगर आपकी कोहेजन नहीं है, आपकी इंटीग्रेशन नहीं है, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तान, हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज और पाक आर्मी की ये खूबी है कि अल्लाह पाक ने हमें वो मोरल और वो बहादुरी दी है कि हमारी इस सिचुएशन के अंदर हमारे हर तबका, हम सिविलियंस की बात करें तो वो जो है वो साथ हो जाते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और नाजरीन, मेरी उम्मीद है कि बहुत सारे सवालात के जवाब खालिद चिश्ती साहब ने आपको दे दिए होंगे, क्लैरिफाई कर दिए होंगे। और मेरी उम्मीद है कि अपकमिंग पाकिस्तान को इस तरीके से नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर कामयाबियां मिलते रहें। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।